हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी। जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने सर्वनाम स्टार्ट किया था। सर्वनाम क्या होता है और उसके भेद क्या होते हैं, इसको हमने पढ़ा। तो देखिए, नोट के माध्यम से आपको बताया कि संज्ञा और सर्वनाम में क्या अंतर है, सर्वनाम की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, संज्ञा क्या होता है। इससे पहली जो लेक्चर है उनमें आपको संज्ञा के बारे में पढ़ाया, संज्ञा के भेद आपको पढ़ाई, और संज्ञा के बाद सर्वनाम क्यों प्रयोग किया जाता है किसी भी वाक्य में, ये आपको कल की क्लास में आपको बताया था। क्योंकि संज्ञा का प्रयोग आप किसी भी वाक्य में बार बार नहीं कर सकते हैं, कर तो सकते हैं लेकिन वो जो है रुचिकर नहीं लगता है। और जब आप उसमें सर्वनाम शब्दों का, अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो जो वाक्य है वो अच्छा भी लगता है दिखने में, और पढ़ने में भी वो आपको रुचिकर लगता है। तो यहाँ पर सर्वनाम की क्यों आवश्यकता पड़ी, सर्वनाम की आपको परिभाषा बताई थी कि संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं, तुम, आप, वह, वे आदि, ये सभी जो है आपके सर्वनाम शब्द हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, और संज्ञा की पुनरुक्ति न करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं, तू, तुम, आप, वह, वे। ठीक है, तो ये सभी शब्द क्या हैं, सर्वनाम हैं। सर्वनाम सार्थक शब्दों के 8 भेदों में से एक भेद है, और व्याकरण में सर्वनाम एक विकारी शब्द है। अब आपको प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया था कि आपके पास शब्द निर्माण के 2 प्रकार के जो है आपके पास शब्द होते हैं, एक विकारी शब्द होता है और दूसरा होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द के भी 4 भेद आपको बताए, जिसमें आपने पहला भेद पढ़ लिया है संज्ञा, दूसरा आपका सर्वनाम, तीसरा आपका क्रिया और विशेषण। ये 4 शब्द हैं विकारी शब्दों के भेद, जिनमें से सर्वनाम एक है। विकारी शब्द जिनको आप लिंग, वचन और काल के आधार पर बदल सकते हैं। यानी कि जो भी आपके पास विकारी शब्द होंगे उनको या तो आप लिंग के आधार पर, या वचन के आधार पर, या फिर काल के आधार पर उनको परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो संज्ञा और सर्वनाम को भी आप बदल सकते हैं उसके लिंग और वचन के आधार पर। इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट आता है क्रिया। क्रिया को आप काल के आधार पर बदल सकते हैं, आगे क्लास में हम इसको पढ़ेंगे। तो जितनी आपने डेफिनेशन इसकी लिख ली थी प्रीवियस लेक्चर में। फिर हमने सर्वनाम के आपको भेद बताए थे कि सर्वनाम के यहाँ पर 6 भेद होते हैं। सर्वनाम का पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, 3 भेद को हम कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अभी इसको हम रिवाइज करते हुए चलेंगे ताकि एक रिदम आपका बना रहे, और जो भी बच्चे कल की क्लास में नहीं थे उनको भी ये चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला जो भेद है उसका नाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम में हम किस किस के बारे में बात करते हैं और किस किस के लिए आप सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो जब भी हम बोलते हैं, बोलने वाले को वक्ता कहा जाता है, सुनने वाले को श्रोता, और जब आप किसी तीसरे के बारे में भी आप बात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 लोगों के बारे में बात होती है, 3 लोगों के लिए आप सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं पुरुषवाचक में। पहला बोलने वाले के लिए, वक्ता के लिए, दूसरा आपके पास सुनने वाले के लिए यानी कि श्रोता के लिए, और तीसरा अन्य पुरुष, जो आप किसी अन्य के बारे में बात करते हैं तो वो आपका क्या आ जाता है, अन्य पुरुष में आ जाता है। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में पहला इसका देखिए, बोलने वाले, सुनने वाले और जो वहां उपस्थित नहीं है यानी किसी अन्य के बारे में जब आप बात करते हैं के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम और अन्य पुरुष सर्वनाम। अब उत्तम पुरुष में जो बोलने वाला है यानी वक्ता है, वो अपने स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वो आपका उत्तम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आता है। यानी कि जो भी वक्ता है, अब वक्ता, इस समय मैं बोल रही हूँ, मैं वक्ता हूँ। हो सकता है कुछ बच्चे मुझसे बात कर रहे हैं, तो जब आप बोलेंगे तो आप वक्ता होंगे। ठीक है, और मैं आपको सुनने वाली, तो मैं आपकी श्रोता हूँ। तो आप जो हैं अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो आप अपने लिए क्या प्रयोग करेंगे, जब आप एक वचन में हैं तो आप क्या कहेंगे, मैं, मुझे, मेरा और मुझको, इस प्रकार के शब्दों का, या मुझे, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेंगे। यदि आप बहुवचन में हैं यानी कि आप बहुत सारे लोगों के साथ हैं, आप क्या कहेंगे, हम, हमें, हमारा,
इस प्रकार से या हमारे इस प्रकार के शब्दों का आप प्रयोग करेंगे तो उत्तम पुरुष में जो बोलने वाला होता है उसके लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो आपका उत्तम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट है मध्यम पुरुष सर्वनाम। मध्यम पुरुष सर्वनाम में जो श्रोता है, सुनने वाला है, उसके लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब मैं आपको क्या कहूंगी, मैंने कहा आप इस प्रश्न का उत्तर लिखिए, या कभी आप घर में जो है अपने छोटों से बात करते हैं, तुझे, तेरा, इस प्रकार के, या तुम्हारा, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग जब किया जाता है तो वो आपका मध्यम पुरुष सर्वनाम में आता है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अभी मैं बोल रही हूँ तो मैं उत्तम पुरुष में हूँ, अभी आप सुन रहे हो आप मध्यम पुरुष में हो, और हम किसी तीसरे के बारे में जब बात करते हैं तो वो आपका अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। और जब आप बोलेंगे आप उत्तम पुरुष में होंगे और मैं आपके मध्यम पुरुष में, क्योंकि मैं सुनने वाली हूँ, आप मुझसे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं तो मैं सुनने वाली हूँ, मैं श्रोता हूँ, तो मैं मध्यम पुरुष के अंतर्गत आ जाऊंगी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। या आप जो हैं अपने फ्रेंड्स के बीच, देखिए आप क्लास 6 के 2 बच्चे हैं, आप दोनों बात कर रहे हैं, सपोज दैट अभिनव और रोहित बात कर रहा है, तो अभिनव बोल रहा है तो वो आपका उत्तम पुरुष में जो भी शब्दों का प्रयोग करेगा अपने लिए तो वो आपका उत्तम पुरुष में आएगा, और जो रोहित है जो सुन रहा है वो आपका मध्यम पुरुष में आएगा, और किसी अन्य के बारे में जब आप बात करेंगे तो वो आपका अन्य पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका उत्तम पुरुष सर्वनाम और मध्यम पुरुष सर्वनाम। इसके बाद अन्य पुरुष, जब आप किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं तो वहां पर आपका अन्य पुरुष आ जाता है। जैसे जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला श्रोता के लिए अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के लिए करें उसे अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उसने, यह, ये, इसने आदि शब्दों का प्रयोग हम किसमें करते हैं, अन्य पुरुष जो आपका सर्वनाम है इसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आप इसको जल्दी से नोट करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो आपका क्या है सर्वनाम है, उसका दूसरा जो भेद है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। वो है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। जो शब्द सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करे वे आपका निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, वे सर्वनाम शब्द जो है किसी विशेष व्यक्ति का निश्चय पूर्वक बोध करा रहे हैं। तो यहाँ पर किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम बात करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है कि यह पुस्तक सोनी की है। अब पुस्तक की तरफ हम क्या कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। एक तरफ से हम जो है किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की तरफ हम क्या करेंगे, यहाँ पर संकेत करेंगे, यानी कि वो आपके सामने होगी या आपको दिखाई दे रही होगी, तो उसी की तरफ आप संकेत करेंगे, तो ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो इसकी आप परिभाषा इसको लिख लेंगे कि जो शब्द सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करे, ठीक है, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। लिखेंगे जैसे यह, वह, वे सर्वनाम शब्द किसी विशेष व्यक्ति का निश्चय पूर्वक बोध करा रहे हैं, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। चलिए लिखेंगे इसे। उदाहरण है इसका, यह पुस्तक सोनी की है, ये पुस्तकें रानी की हैं, वह सड़क पर कौन आ रहा है, वे सड़क पर कौन आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो यह, वह, ये, वह, वे, ये शब्द आपके क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब इसके बाद आपका आ जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध न हो वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई और कुछ आदि शब्द, कुछ शब्दों से आपको पता चलता है कि यहाँ पर ये जो है अनिश्चय है, अनिश्चित है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ और कोई किसी व्यक्ति के लिए आप प्रयोग करेंगे और कुछ आप किसी वस्तु के लिए प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे आप उदाहरण में यहाँ देख सकते हैं कि द्वार पर कोई खड़ा है। अब कोई, ये कोई व्यक्ति है। मैंने कहा आपको कि कोई शब्द आप किसी प्राणी के लिए, किसी व्यक्ति के लिए आप क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, और कुछ जो है किसी वस्तु के लिए या मात्रा के लिए यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, कुछ पत्र देख लिए गए हैं और कुछ अभी बाकी हैं, कुछ अभी देखने हैं।
तो यहाँ पर जो ये कुछ शब्द है ये आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में बता रहा है कि ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने 3 सर्वनाम के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट है यहाँ पर आपका संबंधवाचक सर्वनाम। इसके बाद है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। तो देखिए इसकी हेडिंग डालेंगे आप, सभी बच्चे लिखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। तो देखिए परस्पर संबंध बतलाने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, वह, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा आदि शब्द क्या हैं, ये आपके संबंधवाचक सर्वनाम हैं। ये आपके क्या हैं, संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो लिखेंगे, इसकी हेडिंग डालेंगे आप, क्योंकि इससे पहले जो 3 भेद थे उसको हम प्रीवियस लेक्चर में लिख चुके हैं। और आज यहाँ से आप लिखेंगे कि संबंधवाचक सर्वनाम परस्पर संबंध बतलाने के लिए जिन सर्वनामों का आप प्रयोग करते हैं या प्रयोग होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, वह, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा। और इसको और अच्छे से समझने के लिए उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण, जो सोएगा सो खोएगा, जो जागेगा सो पाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो सोएगा सो खोएगा। अब कौन खोएगा, सो कौन है, जो सोएगा। तो यहाँ पर संबंध बताया गया है, सोने वाले का संबंध किससे है कि जो सोएगा वो खोएगा। ठीक है, सोने वाले का संबंध खोने से है, यानी कि जो सोएगा वो खोएगा और जो जागेगा सो पावेगा। ये कहावत भी है। ठीक है, तो जो जागेगा सो पाएगा, यानी कि जागने वाले का संबंध, पाने वाले का संबंध जागने वाले से है। यानी कि किसी को कुछ तभी मिलता है जो अपनी नींद को त्यागे, वही उसी को कुछ मिल पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर संबंध बताया गया है, जो, सो, इस प्रकार के जो शब्द हैं। और इस कोई भी वाक्य है उसको आप अर्थ से भी आप बता सकते हैं कि ये संबंधवाचक सर्वनाम है। क्यों, क्योंकि जो सोएगा, सोने वाले का संबंध किससे है, खोएगा। जो सोएगा सो खोएगा। अब वो सो कौन है, वही है जो सोने वाला है। ठीक है, और जो जागेगा सो पाएगा। तो सो पाएगा कौन पाएगा, जो जागेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप संबंध को बता रहे हैं, संबंधवाचक सर्वनाम यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। फिर इसके बाद दूसरी यहाँ पर कहावत है, जैसी करनी तैसी भरनी। अब ये जैसी करनी तैसी भरनी, अब तैसी पार उतर, सॉरी, यहाँ पर जैसी करनी तैसी पार उतरनी। तो यहाँ पर जैसी करनी यानी कि जो काम जैसे करेगा, तैसी पार उतरनी। ठीक है, और एक कहावत ये भी है कि जैसी करनी तैसी भरनी। ठीक है, इसी में भी आप लिख सकते हैं आगे। तो यहाँ पर जैसी करनी तैसी पार उतरनी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो जैसी और तैसी शब्द हैं, इन दोनों का आपस में संबंध है। ठीक है, यानी कि आप जैसा काम करेंगे तो वैसे है आप क्या हो जाएंगे, वैसे ही आपके जो है भरेंगे या वैसे ही आप पार उतरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में बताया गया है। इसको आप जल्दी से नोट करेंगे और फिर हम आगे का जो भेद है उसको हम पढ़ेंगे। चलिए, चलिए, तो इस प्रकार से आपका ये संबंधवाचक सर्वनाम है जो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो देखिए हेडिंग डालेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर भी आते हैं और वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाते हैं, तो वे आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे क्या, कौन आदि शब्द जो है क्या है, ये आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर भी आते हैं और वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाते हैं, यानी कि यहाँ पर आपके पास क्या होगा, सर्वनाम भी होगा और यहाँ पर कौन,
क्या इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाएंगे, वो आपका क्या कहलाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे तुम्हारे घर कौन आया है, तुम्हारे घर कौन आया है, तो ये आपका क्या है, ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। दिल्ली से क्या मंगाना है, दिल्ली से क्या मंगाना है, तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, तो ये आपका क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो देखेंगे इसे जल्दी से कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं और वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह भी है और साथ में यहाँ पर कौन और क्या जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो ये भी जो है वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हैं। साथ में जब ये आएंगे तो आपके पास प्रश्नवाचक चिन्ह भी होगा, तो ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसको आप जल्दी से नोट करें हैं, साथ में आप कुछ और इसमें उदाहरणों को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, तो वो आप स्वयं भी लिख सकते हैं। तो लिखिएगा कि जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर भी आते हैं और वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाते हैं, वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाते हैं। चलिए, और इसके बाद है नेक्स्ट आपका निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, तो देखिए जहां स्वयं के लिए आप, अपना अथवा अपने आप शब्द का प्रयोग हो वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। इसमें अपना और आप शब्द उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के स्वयं का, अपने आप का ज्ञान करा रहे हैं शब्द हैं जिन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसको आप उदाहरण से ज्यादा अच्छे से समझेंगे। जहां आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो वहां यह आदर सूचक मध्यम पुरुष होता है और जहां आप शब्द का प्रयोग अपने लिए हो वहां निजवाचक होता है। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण में जैसे कि राम अपने दादा को समझाता है, राम अपने दादा को समझाता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है क्या आया है, अपने, ये जो अपने शब्द है ये आपका क्या है, ये आपका निजवाचक सर्वनाम है। दूसरा देखिए, श्यामा आप ही दिल्ली चली गई, ठीक है, अपने आप होता है, श्यामा आप ही दिल्ली चली गई, तो आप शब्द क्या है, निजवाचक है, ठीक है। राधा अपनी सहेली के घर गई है, तो यहाँ पर भी आपका अपनी जो है ये आपका निजवाचक सर्वनाम है। सीता ने अपना मकान बेच दिया, एक दूसरा यहाँ पर इसकी क्या यहाँ पर पहचान होती है, यहाँ पर आपका संज्ञा, जो आपका सर्वनाम शब्द से पहले क्या होता है, आपको संज्ञा भी दिखाई देती है, ठीक है। तो यहाँ पर निज का मतलब अपने, राम अपने दादा को समझाता है, तो राम अपने दादा को, ठीक है। श्यामा आप ही दिल्ली चली गई, यानी खुद निज, राधा अपनी सहेली, किसकी, अपनी सहेली, तो यहाँ पर अपनी शब्द क्या है, ये आपका निजवाचक सर्वनाम है। सीता ने अपना मकान बेच दिया, तो निजवाचक सर्वनाम को ये यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है। तो क्या कहा है, जहां स्वयं के लिए, अपने लिए, आप, अपना अथवा अपने आप शब्द का प्रयोग हो वहां पर निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि राधा अपने दादा, अपने लिए कर रही है ना बात, शब्द का प्रयोग अपने दादा के लिए, ठीक है ना, को समझाता है, राम अपने दादा को समझाता है। तो यहाँ पर आपका जो अपने शब्द है ये निजवाचक सर्वनाम है। साथ में इसमें श्यामा अपने आप ही दिल्ली चली गई, ठीक है, तो आप का मतलब भी यहाँ पर वह स्वयं के लिए यहाँ पर श्यामा प्रयोग कर रही है आप शब्द का। कई बार हम जो है दूसरों के लिए भी प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर स्वयं के लिए जो है इन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। राधा अपनी सहेली, अपनी निज के लिए यानी स्वयं के लिए ये शब्द प्रयोग कर रही है, किसका, राधा का, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है, सीता ने अपना मकान बेच दिया, सीता ने अपना मकान, तो जो अपना शब्द है ये किसी दूसरे के लिए प्रयोग नहीं हो रहा है बल्कि ये स्वयं के लिए प्रयोग हो रहा है।
तो देखिए जहां आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो वहां यह आदर सूचक मध्यम पुरुष होता है, और जहां आप शब्द का प्रयोग अपने लिए हो वहां निजवाचक होता है। इस शब्द इस जो आपके पास यहाँ पर जो ये लिखा है इसमें क्या गहराई है कि जब आप देखिए आप, अपनी, अपना, ये शब्द आप किसी दूसरे के लिए भी करते हो, यानी कि आप मध्यम पुरुष के लिए भी करते हो, उस समय ये आदर सूचक होता है। मैं किसी के साथ रिस्पेक्ट से बात करूं तो मैं क्या कहूंगी? आप। ठीक है कि सर आप, या बेटा मैं आपसे ही बात कर रही हूँ, जैसे क्लास 6 के किसी बच्चे से बात कर रही हूँ और मैं आदर से बात करूंगी, मैं कहूंगी कि आप इसका उत्तर दें। तो मैं इस समय आपको आदर जो है दे रही हूँ, और ये आदर सूचक का प्रयोग यहाँ पर मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं मध्यम पुरुष में यहाँ पर बात कर रही हूँ। तो चीजों को समझना आवश्यक है, क्योंकि सिर्फ हम शब्दों को रट करके इसको समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने रट लिया कि आप, अपने, अपनी, ये शब्द तो किस में आते हैं? मध्यम पुरुष में आते हैं, यानी कि ये तो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। नहीं, वो तब पुरुषवाचक सर्वनाम होगा जब वो आप मध्यम पुरुष में बात कर रहे होंगे, किसी दूसरे के लिए, श्रोता के लिए बात कर रहे होंगे, तब वो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो अपने शब्द, आप शब्द और अपनी, अपना, ये सारे शब्द आप स्वयं के लिए कर रहे हैं। अब स्वयं जो है वक्ता के लिए यहाँ पर प्रयोग हो रहा है। ठीक है, राम अपने दादा को समझाता है, तो राम यहाँ पर किसके दादा को समझाता है? अपने, अपने खुद के दादा को, अपने खुद के दादा को वो समझा रहा है। श्यामा आप ही, अपने आप ही वो दिल्ली चली गई, तो यहाँ पर जो आप शब्द है ये श्यामा के लिए ही प्रयोग हो रहा है। राधा अपनी सहेली के घर गई, तो अपनी यहाँ पर किसकी? राधा की, तो अपनी शब्द राधा के लिए ही प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर आपका क्या है? ये आपका निजवाचक सर्वनाम है। सीता ने अपना मकान बेच दिया, तो किसका मकान बेचा सीता ने? स्वयं का, खुद का। तो यहाँ पर जो ये अपना है ये शब्द सीता के लिए प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये निजवाचक सर्वनाम, कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता है। हम सिर्फ शब्दों को रट करके किसी भी कॉन्सेप्ट को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, हमें कॉन्सेप्ट को देखना है, कॉन्सेप्ट को जानना है। जैसे कि यदि आपने 2-4 शब्दों को याद कर दिया, याद करी हुई चीज आपके काम नहीं आती है, चीजों को समझना है। ठीक है, यदि आपने वहां पर पुरुषवाचक में रट लिया है कि आप, अपने, ये प्रकार के शब्द जो हैं पुरुषवाचक में आते हैं, तो यहाँ पर आप धोखा खा जाएंगे। आप कहेंगे अपने शब्द आया है, ये तो पुरुषवाचक में है। आपने वाक्य को समझा ही नहीं, ये अपने शब्द। तो इनमें डिफरेंस भी आपको आना चाहिए, इन दोनों में अंतर भी आपको पता होना चाहिए कि पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम में अंतर क्या है। तो अंतर क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम में आप, अपने, आप, ये किसी और के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, मध्यम पुरुष के लिए प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपका अपने, आप, अपनी शब्द ये स्वयं के लिए, खुद के लिए यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए इसको निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है निजवाचक सर्वनाम। अब इसी पर बेस्ड मैं आपको कुछ उदाहरण भी समझाऊंगी, क्योंकि चलिए, तो मैं आपको जैसे कि बता रही थी कि आपको निजवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम में बेसिकली जो अंतर है वो क्या है, इसके बारे में यहाँ एक वाक्य हम लिखेंगे। गोलू अपने आप पर भरोसा रखो। गोलू अपने आप पर भरोसा रखो।
ठीक है, ये भी एक उदाहरण है इसका। इस वाक्य में भी देखिए कौन सा आपको सर्वनाम दिख रहा है, किसके लिए, अपने आप। तो ये जो है आपका क्या है, ये आपका निजवाचक सर्वनाम है। ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इसके साथ ही आपका यहाँ पर जो सर्वनाम टॉपिक था वो आपका कंप्लीट हो गया है। सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम के कितने भेद हैं, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी हैं। ठीक है, और तो देखिए मैं निजवाचक सर्वनाम की बात कर रही थी कि जहां पर आप स्वयं के लिए आप, अपना और अपने शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये आपको वाक्य को देखकर ही पता चलेगा कि कहां पर आप, अपना और अपने शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपका निजवाचक सर्वनाम, और इसी के साथ आपका जो सर्वनाम है वो आपका कंप्लीट है, और साथ में इसके जितने भेद हैं वो सभी हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। हमने सर्वनाम के 6 भेद पढ़े, जिसमें पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ा। तो ये आपका विकारी शब्द था, सर्वनाम की परिभाषा पढ़ी और इसके कुछ उदाहरण भी पढ़े। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और इससे पहले आप संज्ञा पढ़ चुके हैं। अब सर्वनाम के बाद, इसके बाद आप पढ़ेंगे क्रिया, और फिर हम पढ़ेंगे विशेषण। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।